नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस की और इनकी डिटेल एनालिसिस की जाएगी। डियर फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और 1-2 दिन में मेरी वीडियो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो उन वीडियो क्लासेस के साथ मैं लिंक भेजूँगा और उनमें जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। और जो लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पेड ग्रुप मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जो आपकी सफलता सुनिश्चित करने में निश्चित ही सहायक साबित होंगे। आप लोगों को एक बार हम पर विश्वास करके लेक्चर ले सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप बहुत ही सस्ता है, बिल्कुल महंगा नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट के तौर पर उतनी ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने फ़ीस भी 2500 रुपये रखी है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट बाय यूनिट पूरा मटेरियल दिया जाएगा। अब मैं इस टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन पहला है जिसमें मिलान करना है, युवा ग्रह और जनजातियाँ हैं। तो गिटिओरा, ये गिटिओरा या गिटवोरा एक ही बात है। रंगभंग, तो रंगभंग सदैव भोटिया से लगता है, ये याद रखिए। ये वाइचुंग भोटिया नहीं है, ये भोटिया जनजाति है ना। तो बी का दूसरा लगा और पहले का पहला लगेगा। किटिओरा हो जनजाति का अध्ययन करता है और घोटुल करते हैं गोंड जनजाति का अध्ययन और चैंपो करते हैं नागा जनजाति का अध्ययन। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो गया, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। तो मात्र सत्तात्मक परिवार मतलब माता की सत्ता हो। ऐसे ज़्यादातर ये जो फैमिलीज़ हैं ये आपको भारत के दक्षिण भारत में मिल जाएंगी और नॉर्थ ईस्ट एरिया में मिलेंगी, जहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार आपको देखने को मिलेंगे, मोर देन। तो इसमें खासी जनजाति, ये खासी गारो जयंतिया मेघालय में जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति कौन सी हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोंड जनजाति और चेरू जनजाति, ये दोनों जो जनजातियां हैं ये अपराधी प्रवृत्ति की हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कमेंट करके बताइए आप लोग। क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग, मैंने आज 3 क्वेश्चन भेजे थे, जिस हिसाब से आप लोग जो है वहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं उसका प्रतिशत इतना मिनिमम है कि सिलेक्शन की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप लोग जो है ये जो क्या कहते हैं ना, क्विज बोर्ड इस टाइप की चीज़ें छोड़िए, पेड ग्रुप के साथ जुड़िए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को बेहतर कर सकता हूँ, बेहतर बना सकूँ, बेहतर इम्प्रूवमेंट सोशोलॉजी में कर सकूँ। दरअसल सोशोलॉजी बेसिकली एक जो है घरेलू साइंस की तरह लोग ले लेते हैं कि हाँ, परिवार विवाह नातेदारी के बारे में हर कोई जानता है। ये एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल ठीक से किए होंगे या पीएचडी कर रहे होंगे उन्हें ये चीज़ पता होगी। अदरवाइज़ तो सीरीज खरीद कर लोग हो जाते हैं, नंबर भी पा जाते हैं, लेकिन फिर उनको लाले लग जाता है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने में और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में। इसलिए ठीक से तैयारी करने की आवश्यकता है। ये अब मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है। सहयोग के 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग का वर्गीकरण किसने किया है। तो ये ग्रीन ने किया है। आप मेरे लेक्चर में जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। योजनाबद्ध सामाजिक विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। पहला ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, सामुदायिक रूढ़ियों में विभेदीकरण समितियों के मध्य से विभेदीकरण संस्थाओं तक। दूसरा, सामुदायिक रूढ़ियों में विभेदीकरण सामुदायिक संस्थाओं के मध्य से विभेदीकरण संस्थाओं तक। तीसरा तो एकदम गलत है और चौथा भी गलत है। अब पहले और दूसरे को देखते हैं जो जरूरी है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, सामाजिक रूढ़ियों में विभेदीकृत समितियों के माध्यम से विभेदीकृत संस्थाओं तक योजनाबद्ध जो है सामाजिक विकास होता है। ये ऑप्शन सही है, प्लान्ड सोशल एवोल्यूशन।
अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या रखा है? 1 2 3। दूसरा ऑप्शन 1 2, तो 1 2 सही हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट है, आपको याद करना होगा। अगला 7वां प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? संस्कृति का मुख्य वाहक यानी व्हीकल क्या है? व्हीकल है ना। तो संस्कृति का मुख्य वाहक आप लोग को मैंने बताया था कि भाषा है, प्रतीक हैं, ये सब चीज़ें वाहक। क्योंकि आप अगर पहले देखेंगे, एंशियंट टाइम में देखेंगे, तो आप जो है संस्कृति क्या थी, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी, तो उसमें भाषा और प्रतीक सबसे अच्छे माध्यम हैं। अगला 8वां प्रश्न, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। मेरे लेक्चर में देखेंगे, आपको मिल जाएगा, किंग्सले डेविस का कोटेशन है ये। 9 नंबर प्रश्न, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण अवधारणा किसने दी? एम एन श्रीनिवास ने, हर किसी को पता है ना, लेक्चर में मेरे मिल जाएगा पीछे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञप्ति सही है? कोड के माध्यम से बताना है। पहला, सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है। दूसरा, सामाजिक संरचना अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जाल है, ठीक है। सामाजिक संरचना समाज ही है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन है, नहीं। सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है, ये गलत है। 2 और जो है 3 सबसे बेहतर विकल्प यहाँ बनेंगे, लेकिन चूंकि इसमें उस तरीके से नहीं दे रखा है, तो यदि आपको चुनना हो तो आप चुन सकते हैं 2 और 4, फिर ज़्यादा ठीक होगा चुनना। क्योंकि ये इसलिए गलत हो जाए, फिर आप मानिए, मतलब ये कम सही मानिए, क्योंकि समाज में ही सामाजिक संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उस अनुपात में इसे थोड़ा सा कम सही मानिए। फिर अगला 11 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक समूह के रूप में राजनीतिक किसके सबसे अधिक समीप है? तो राजनीति एक समूह के रूप में कह रहे हैं, ये प्रश्न यहाँ बहुत ध्यान से देखना, एक समूह के रूप में, तो ये समुदाय के सबसे करीब है। गांव किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम कोड कर कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सुमेलित नहीं है? तो जैन धर्म ईश्वरवाद, ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पोर्टलैच वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा लड़की का विवाह संपन्न किया जाता, गलत। वस्तु का विनिमय किया जाता, गलत। जनजाति के मुखिया को सम्मानित किया जाता, गलत। सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रयोगात्मक अपव्यय किया जाता है, यही सही है। अगला 14 नंबर, नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? कि किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से, किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से नातेदारी शब्द संबंधित है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? तो गद्दी जनजाति करती है पशुपालन। अगला 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नौकरशाही संगठन की संज्ञा दी जाएगी? तो औद्योगिक निगम तो ठीक है, दंड संस्थाएं भी हैं, चर्च नहीं और धर्म सभाएं नहीं, पहला और दूसरा सही है। नौकरशाही शब्द किसने प्रयोग किया, कमेंट करके बताइए। मेरे लेक्चर में मैंने बताया है, अगर आपने देखा हो पीछे। उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया है? डेनियल बेल ने। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है। अच्छा ये बताइए, ये किसने कहा है?
उत्तराधुनिकता अधूरा जगरनाट है। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। बैगा बेरेलविन ने अध्ययन किया। अंडमान जो है आइलैंडर्स रेडक्लिफ ब्राउन ने। भील जनजाति ये गलत है। हो जनजाति डी एन मजूमदार ने अध्ययन किया। आप लोग कमेंट करके बताइए किसने अध्ययन किया, मैंने शायद बताया है। अगला 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। व्यक्त प्रकार क्या है। पहले तो ये बताइए किसने दिया है व्यक्त प्रकार, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अवांछित एवं अनभिज्ञ नहीं, वांछित एवं अनभिज्ञ नहीं, अवांछित एवं अभिज्ञ नहीं, वांछित और अभिज्ञात, ये सही होगा। अगला सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये ग्रीन ने कहा है। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है किसने कहा है, आप लोग बताइए मेरे लेक्चर में। देखिए मैंने बताया पहले, ये सब पूछा जाता है, देखो आ रहा है सामने। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने प्रारंभ किया। इरावती कर्वे ने अध्ययन किया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी पुस्तक है और उसमें बताया है। ये प्रश्न कई बार पीछे आ चुका है, मैं लगातार बता चुका हूँ और प्रश्न आएंगे ऐसे। 22 नंबर प्रश्न। वर्ग के बारे में लिखित मतों में से कौन सा मार्क्स से संबंधित है। मार्क्स कितने वर्ग बताते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, कमेंट करके बताइए आप लोग। इसमें वर्ग क्या है, वर्ग क्या है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। 20 बार बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। मोड ऑफ प्रोडक्शन पर जिसका नियंत्रण होगा वही पूंजीपति होगा। प्रोलिटेरियत और बुदरौजी दो टर्म यूज करता है। बुदरौजी पूंजीपति, प्रोलिटेरियत यानी सर्वहारा। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सभी संगठनों में औपचारिक अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं, अंतः निर्भर होती हैं। किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसका है, यह आयोगों को अधिकार है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति शब्द किसने प्रयोग किया था सबसे पहले, हमें कमेंट करके बताइए ये सब प्रश्नों का जवाब लोग। अगला 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कह रहा है राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों का प्रतिनिधित्व कौन से अनुच्छेद में है, 332 में है। लोकसभा में किस अनुच्छेद में प्रतिनिधित्व है, अनुच्छेद 330 में। कुछ सीरियस कैंडिडेट हैं जो कमेंट करते हैं, अदरवाइज तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। बस तड़क भड़क वाले वीडियो लोग खूब देख रहे हैं, जहाँ खूब बढ़िया कलरफुल लिखा हो, लाल हरे नीले पीले सारे, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है, ये आप लोग ठीक तरीके से समझ लीजिए। 26 नंबर प्रश्न पे, किसी जनजाति की अपनी ही संस्कृति का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो अपनी ही संस्कृति का वो करें ना, तो देसी संस्कृति का पुनर्जागरण होगा। अगला, जब कोई संगठन सदस्यों के छोटे समूहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो वह क्या माना जाता है, वह माना जाता है एक तंत्र नहीं, वयोवृद्ध नहीं, अराजकता नहीं, अल्पतंत्र। सदस्यों के छोटे समूह द्वारा नियंत्रित किया जाए तो अल्पतंत्र, यानी कुछ लोगों का कंट्रोल बना रहेगा। अब जब भी सदैव कुला शब्द आए, मेलिनोव्स्की लगा दीजिए, अपने आप में एक प्रश्न है। मेलिनोव्स्की ने कुला संस्था का जो वर्णन किया वह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन, ऋण के निपटारे के पद्धति का। दूसरा, वस्तुओं के औपचारिक विनिमय की पद्धति का, एक्सचेंज की बात करते हैं। कुला, रिंग, ये सब शब्द मेलिनोव्स्की से सदैव जोड़िए। 29 नंबर प्रश्न, फ्राइडसन के अनुसार नया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर संगठन के अंदर पेशेवर लोगों का प्राप्त नियंत्रण अधिकार की मात्रा पर निर्भर करता है। देखते हैं। पहला ऑप्शन, संगठन के अधिकारी तंत्रीकरण, ये ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी शब्द, अधिकारी तंत्रीकरण का आकार तथा स्तर, लेवल की बात करी जा रही है। दूसरा, प्रश्नगत व्यवसाय का स्वरूप। तीसरा, व्यावसायिक संघ की कुल सदस्य संख्या जिसका प्रत्येक कर्मचारी सदस्य। चौथा है व्यक्तिगत प्रतिभा, ये चौथा विकल्प है। तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत प्रतिभा नहीं, ये बात करते हैं 1 और 2 और 3 की। ये 3 चीज़ें बताते हैं प्रोफेशनल्स के अधिकार तंत्र के बारे में। 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हिंदू समाज से दूसरे धर्मों में परिवर्तन व्यक्तियों का पुनः हिंदू धर्म में लाने को शुद्ध आंदोलन किसने कहा है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जीएस में सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। आर्य समाज में
आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। आप बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और कहाँ पर स्थापना हुई थी और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी और किस कारण से हुई थी, और इनका बचपन का नाम क्या था? 31 नंबर प्रश्न, शीतो धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों कैसे सह अस्तित्व में हैं? मतलब कौन से देश में सह अस्तित्व में हैं, है ना? तो ये जापान में। जापान का मूल धर्म ही शीतो धर्म है। अगला, उत्तरी जापान के आइनो लोगों में परंपरा से प्रचलित वह परिपाटी जिसके तहत परिपाटी शब्द प्रयोग हुआ, ये पकड़िए, जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा अपने शत्रु की मूर्ति के सिर पर वक्ष में कील ठोकर पेड़ से टांगा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुकारी जादू। अनुकारी जादू और प्रतिकारी जादू दो प्रकार के जादू हैं। जादू की बात किसने करी, आप लोगों को पता है? नहीं पता फिर भी कमेंट कर बताइए। जादू का वर्गीकरण किसने किया है? लो प्रश्न ही गया, तो फ्रेजर ने। पुस्तक का इनकी नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए आप लोगों से मेहनत करवा रहा हूँ। दरअसल हवा में मत रहिए कि बस ऐसे को वीडियो रंग बिरंगे देखेंगे बस हो जाएगा, उससे कुछ होना नहीं है। सीरियस कैंडिडेट बनिए, ठीक तरीके से पढ़ाई करिए, तब जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। वरना मौज में एक होता ना ब्लेसिंग डिस्गाइज, कहते ना खुशफहमी पालना। खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं, मैं उस तरीके का टीचर नहीं हूँ कि जो है खूब खुशफहमी पलवाऊँ, ऐसा कुछ संभव नहीं है हमारे साथ। अगला 34 नंबर प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि आदर्श प्रकार के अधिकारी तंत्र की कौन सी विशेषता है? सत्ता सोपान, लिखित नियम, अधिकारी अंशकालिक तथा वेतनभोगी होते हैं, ऑप्शन में देख जाते हैं। अधिकारियों के संगठन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों और बाहरी जीव में किए जाने वाले कार्यों के बीच अपृथक्करण निम्नलिखित में से इसके आधार पर मतलब जवाब देना है। तो इसका सही होगा 1, 2 और 4 सही होगा। अगला, दाय भाग का चलन कहाँ है भाई? मिताक्षरा और दाय भाग दो शब्द हैं, पश्चिम बंगाल में चलन है इसका। अगला, वह सामाजिक आंदोलन जो अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा समाज को सहसा रूपांतरित करने की आशा पर आधारित होता है, क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है सहस्त्राब्दिक आंदोलन। वह सामाजिक आंदोलन जो अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप समाज को सहसा रूपांतरित करने की आशा पर आधारित होता है। अब आप लोग बताइए, करिश्मा, स्टेबिलिटी एंड चेंज की बात किसने की है? और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, शक्ति, सत्ता और प्रभाव में क्या अंतर है, ये बताइए आप लोग। जो लोग बेहतर पढ़ने वाले हैं वो कमेंट करेंगी, अदरवाइज रंग बिरंगे वाले खूब लोग चला रहे हैं उनको देखते रहो। अगला, चर्च तथा पंथ की अवधारणा में भेद निम्नलिखित में से किसने किया? चर्च और पंथ की अवधारणा में भेद किया वेबर और ट्रोइल्टस ने किया है ना? वेबर किस श्रेणी के चिंतक हैं, कमेंट करके बताइए। मार्क्सवादी, प्रकार्यवादी, अंतःक्रियावादी। अगला, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन इन अदर एसेज किसकी बुक है ये? तो मैलिनोवस्की की बुक है, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियां उपभोक्तावाद की ओर रुझान करती हैं? तो बाजार रुझान करती हैं भाई, खुले तौर पर उपभोक्तावाद का बाजार से संबंध है, कंज्यूमरिज्म का। अगला, पार्सन्स और स्मेल्सन के अनुसार आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन लेते हैं, भूमि है, पूंजी भी है, श्रम भी है, उद्यम वृत्ति भी है, विशेषीकरण नहीं है। इतने कारण पार्सन और जो है स्मेल्सन ने बताए हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले। 41 नंबर प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए? तो ये कहा है एल.टी. हाफहाउस ने, मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए, एल.टी. हाफहाउस ने कहा है।
अगला 42 नंबर प्रश्न पर आते हैं। हाल के दिनों में युवाओं में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट, बालकों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करती। अगला 43 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन से टिक करना है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, वरना एक लाइनर ये क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये शब्द है रिजिले का, सिर्फ ओनली रिजिले ने दिया है। नेस्फील्ड व्यावसायिक सिद्धांत देते हैं, वो लोग धार्मिक सिद्धांत देते हैं। अगला गेमिनसेफ्ट और गैसेलसेफ्ट ने जो है, ये जो दो टर्म है गेमिनसेफ्ट और गैसेलसेफ्ट, किसने दी है, कमेंट करके बता दीजिए। तो गैसेलसेफ्ट जो है क्या इंगित करता है, ये व्यक्तिगत इच्छा। 45 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, बाल विवाह के लिए कौन तत्व उत्तरदायी नहीं है। तो दहेज बिल्कुल है। औद्योगिकरण, इसकी कोई मायने नहीं रखता। अनुलोम विवाह, संयुक्त परिवार प्रथा, औद्योगिकरण। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। यह है संगीत वाद्य अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। अगला 48 नंबर प्रश्न, अपनी पर संस्कृति ग्रहण क्या है। अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता, किसी अन्य संस्कृति से संपर्क, दो संस्कृतियों के मध्य संपर्क जो दाता और प्राप्तकर्ता के सम्मत पर आधारित हो, यह है पर संस्कृति ग्रहण। अगला, निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस प्रकार में वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है। ब्राइड प्राइस। ये अशुर विवाहों में होता है। विवाह के कितने प्रकार हैं, 8। 4 शुद्ध परिवारों जो है विवाहों की व्याख्या आप लोग बताइए। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आदिम जातियों में निम्नांकित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है। तो अनुष्ठानों में उनका प्रयोग करना, ये उनका लक्षण है। आगे देखते हैं, कुछ और ऑप्शन तो नहीं दे रखे हैं। हाँ, तो फिर ए सही है। 51 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमाइल दरखाइम द्वारा सबसे पहले लिखी गई है। इनका ये प्रश्न का ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी सबसे पहले लिखी गई है। 1893 में आई थिंक ये लिखी गई है। ज़रा एक बार देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से 1893 में ही लिखी गई है। अगला 52 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसने एक विवाह को सार्वभौमिक बताया। ये बताया वेस्टरमार्क ने। अगला, निम्नलिखित में से टोटम का सामाजिक प्रकार कौन है। तो टोटम कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस सब का प्रयोग किसने का, कमेंट करके बताइए। तो टोटम का प्रकार है समूहों में एकता बनाए रखना। आप हमें प्राचीन टोटम, जिसका एक कंसेप्ट क्लियर होगा मेंस के लिए, वो बता सकेगा। और आधुनिक टोटम क्या हो सकते हैं, कमेंट करके बताइए। अब इतने क्वेश्चन कमेंट के लिए दे दिए ना कि जो लोग सही तैयारी करने वाले होंगे उनका पूरा अच्छा खासा नॉलेज पूल रेडी होगा। बाकी हवाबाजी वाले ऐसे घूमते रहेंगे। अगला, उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य करने का जो है उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का परिभाषिक लक्षण क्या है। तो कार्य का परिभाषिक लक्षण, मशीन द्वारा अंतःक्रिया करने की उपेक्षा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से वार्ता करते हैं, गलत। व्यक्ति केवल मशीन के साथ अंतःक्रिया करते हैं, गलत। मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, सही, यही सही है। आजकल होता नहीं कि चल रहा है रोबोट टैक्स भी लगाया गया है। अब लोग बताइए गाफा टैक्स किस देश में लगाया है।
अगला क्वेश्चन, मार्क्स संघर्ष सिद्धांतकारों से संबंधित हैं। तो सिमेल, मार्क्स, डेरेनडॉर्फ। बाकी ये सब प्रकारवादी मार्क्सवादी मिले जुले हैं। दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किसने किया है? तो आज जो है दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। टोटमवाद को बताया वहाँ पर। 57 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विज्ञप्तियाँ सही हैं, है ना, मतलब कौन सा कथन सही है, ये सरल भाषा में प्रश्न है। इसमें पहला ऑप्शन है, संस्था किसी अभिप्राय को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के साथ कार्य करने को प्रकट करती है, गलत। समिति तीव्र हम की भावना युक्त सामाजिक समूह है, गलत, हम की भावना नहीं होती। सामुदायिक भावना सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वतः विकसित होते हैं, ठीक है। सामाजिक संगठन एवं सामाजिक विघटन सापेक्ष अवधारणा है, बिल्कुल ठीक है, 3, 4 सही है। अगला 58 नंबर प्रश्न पर आते हैं। शिक्षक माँ पत्नी पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? भूमिका पुंज कहा जाता है। भूमिका पुंज कंसेप्ट किसने दिया, कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला, निम्नलिखित में से किस नियम पर जादू आधारित है? तो अभिन्नता के नियम पर नहीं, समरूपता के नियम पर जादू आधारित है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। 60 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निरंतर विकास की ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें आने वाली प्रत्येक अवस्था अपने से पूर्व की अवस्था में गर्भ से उत्पन्न होती है, ये कैसा, इसे क्या कहा जाएगा, उद्विकास। अनौपचारिक अनुशास्ति में क्या सम्मिलित है? तो चिढ़ाना, अनौपचारिक लिखा है। उपहास करना, परिवार के सदस्यों और मित्रों द्वारा अनुमोदन की स्पष्ट अभिव्यक्ति, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 62 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण क्या है? जन्म दर का बढ़ना, मृत्यु दर का घटना, ये ज़्यादा अच्छा कारण है। 63 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह करने को प्रतिबंधित करता है उसे कहते हैं अंतर विवाह कहते हैं, सबको पता होगा। नॉर्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन पूछा जाता है तो आपको तैयार करना है। तो इनका जो है छोटा सर नहीं होता है। अगला, धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया है। फ्रेजर ने कैसा सिद्धांत दिया है, कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला, कौन सा विचलन व्यवहार नहीं है? तो अलगाव। 67 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत तेज है, ठीक है। औद्योगिकरण की गति, भारत में औद्योगिकरण की गति तीव्र है, नहीं। 68 नंबर प्रश्न पर आते हैं। वे अवलोकित कार्य जो व्यवस्था में अनुकूलन और समायोजन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्रकार्य। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बचा भी चुके हैं। अगला प्रश्न, धर्म किस पर आधारित होता है? धर्म सदैव प्रथा, विश्वास, राजनीति, व्यक्ति के अनुभव से ज़्यादा विश्वास पर आधारित होता है। अगला, वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है? तो वंशानुक्रम के नियम से अर्थ है संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियम, गलत। सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारित से संबंधित नियम, यही सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताएं निम्नलिखित हैं, केवल एक को छोड़कर, कौन सही है? तो इसका धार्मिक सही है, धार्मिक। अगला,
दुर्खीम के अनुसार दबावमूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता है? दबावमूलक, रेप्रेसिव लॉ, ये याज्ञिक एकता वाले, है ना। इन्होंने दो प्राचीन समाज और आधुनिक समाज, दो प्रकार के समाजों के बारे में बताया था। अगला, हमारे समाज में मुख्यतः आवास के किस नियम का पालन किया जाता है? तो हमारे यहाँ पर जो है पितृस्थानीय आवास को माना जाता है उत्तर भारत में। जनजातियों में ज़्यादातर मातृ स्थानीय को माना जाता है, कई बार नव स्थानीय को भी माना जाता है। समाजशास्त्र एक पद्धति है, किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा। सोशियोलॉजी इज मेथड। 75 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वंश नियमावली द्वारा निर्धारित नहीं है? एक व्यक्ति के समरकत संबंध, ये ठीक है। संपत्ति हस्तांतरण, ये भी ठीक है। उत्तराधिकार रेखा, ये भी ठीक है। वैवाहिक संबंध, ये चेहरा चूंकि कह रहा नहीं है, वंशावली से जुड़ी बात है, तो वैवाहिक संबंध उसमें नहीं आएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है। इनको मैं आमतौर पर सोशोलॉजिकल रीजनिंग कहता हूँ। बिल्कुल सही है। कंसेप्ट पता है तब लगेगा, नहीं लगेगा। तो समुदाय, भारतीय मूल का व्यक्ति गलत, श्रमिक संघ गलत, भारतीय समाज गलत, वाराणसी के ब्राह्मण सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन, जनसंख्या की विषम जातीयता नगरीय समुदाय की एक विशेषता है, बिल्कुल ठीक। ग्रामों और कस्बों की अपेक्षा नगरों में सामाजिक परिवर्तन अधिक द्रुतगति से होता है, ठीक। नगरों का नियोजन एक आधुनिक नवाचार है, गलत, यही गलत है। आधुनिक नवाचार कहाँ है? प्राचीन काल से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से नगर पाए जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व समुदाय को गोत्र से अलग करता है? हम की भावना करता है, समुदाय को अनुशासन करता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र करता है, व्यक्तियों के समूह ये नहीं करता है। अगला, प्राथमिक समूह की आवश्यकता में क्या क्या शामिल है? तादात्म्य का अभाव, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग। स्नेह, निरंतर परिवार को तोड़ा, निरंतर युक्त परिवार को तोड़ा, ये शब्द यहाँ सही लिखे गए। फिर इसका जो है अर्थ सही, भावार्थ सही है। स्वार्थों का तादात्म्य प्राथमिक समूह में नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होते, हम की भावना के साथ लोग जुड़े होते हैं। अगला, सूची सुमेलित करवाना है भाई, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स से संबंधित है। सांस्कृतिक विलंबना अकबर की है। फिर अभिजन का जो ये सिद्धांत है परिसंचरण का, विल्फ्रेडो पैरेटो का है। और आगे जो स्पेंसर का कंसेप्ट है सावयवी वाला, तो इस तरीके से इसका जो जवाब लगेगा वो होगा बी, सही है। अगला, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? 81। भील, SC राय। देखो दोबारा आ चुका है क्वेश्चन, इन्होंने अध्ययन नहीं किया था, बाकी सब वही प्रश्न सीधा आ गया है। अगला, जनजातीय समाजों से संबंधित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा निम्नांकित कोड के माध्यम से उत्तर बताइए। जनजातीय समाज का एक ही स्वरूप होता है, ये निश्चित भू क्षेत्र से बंधे होते हैं, इनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है, इनमें विशिष्ट प्रथाएं होती हैं जो सभी समाजों में नहीं पाई जाती। तो ये सभी पॉइंट सही हो गए। 83 पर आते हैं। प्राचीन नगरों के विकास में निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी शर्त सर्वाधिक महत्ता रखती है? तो बेसी अन्न उत्पादन, है ना, कि बेस मतलब बेसिक जो उद्देश्य था प्रोडक्शन करना। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए निम्नांकित कूट योजना के अनुरूप अपने उत्तर का चुनाव करिए। जनजातीय समाज राज्य विहीन है, समुदाय होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती। दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, ये सही हो गया।
85 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार तेजी से विघटन हो रहा है, ठीक है। कृषक अर्थव्यवस्था की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण इस विघटन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जनरीतियों रूढ़ियों की रचना, उनका रखरखाव तथा उनका क्रियान्वयन करने का कार्य मुख्यतः क्या है? वैधानिक व्यवसायों द्वारा होता है, गलत। राजतंत्र द्वारा होता है, गलत। जन भावनाओं द्वारा होता है, बिल्कुल ठीक। 87 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? भारत में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाधक है? तो क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, ये बाधक नहीं। समूहों की जातिवाद भी राष्ट्र निर्माण में बाधक है। समूहों की विशेषताएं, वैसे ए नहीं होगा। यहाँ पर मूल तौर पर इसका सी ऑप्शन सही होगा, मुझसे थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पर सी होगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशेषताएं तो जोड़ती ही गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। जातिवाद है जो तोड़ता है, मुझे लगा नहीं है इसलिए मैंने बता दिया। जातिवाद सबसे मुख्य कारण है, ये विकल्प सही है। दोबारा लेते हैं। राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में जो बाधक तत्व हैं, जैसे जातिवाद है, क्षेत्रवाद है ना, सांप्रदायिकता है, ये जो सारे तत्व होते हैं ये तोड़ते हैं राष्ट्र को। 88 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विचलन को दंडित प्रक्रिया को दंडित किया जा सकता, ठीक है। विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता, यही गलत है। अगला, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ उसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की, उसे आप क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन नहीं कहेंगे, संयुक्त परिवार नहीं कहेंगे, एकाकी परिवार नहीं कहेंगे, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन उपमुखीकरण कहेंगे, ठीक है। अगला 90 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामाजिक स्तर विषय में किंग्सले डेविस के विचारों को बताना है। तो डेविस और मूर सामाजिक स्तरीकरण में कह रहे हैं कि डेविस के विचारों को किसने स्वीकार किया? तो उपरोक्त में से डी, यानी किसी ने स्वीकार नहीं किया है। अगला, संकलन की यानी तथ्य संकलन, डेटा कलेक्शन की वस्तुनिष्ठ पद्धति कौन सी है? तो यह है ऑब्जर्वेशन। 92 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कौन जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहता है? फ्रेजर कहते हैं। अगला प्रश्न जिसमें कहा जा रहा है व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? सामाजिक समूह देखने को मिलते हैं, निश्चित भूभाग देखने को मिलता है, हम की भावना देखने को मिलती है, सभी विकल्प सही हो गए। अगला, सुमेलित करना है। ऑप्शन देखते हैं। तो दोबारा बहुत अच्छा प्रश्न था लेकिन आगे पीछे, इसलिए इसका डायरेक्ट उत्तर बताना पड़ेगा। 94 का बी सही है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। 95 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संरचनात्मक आरेख पर विचार करिए। आरेख किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ऐसे जो आरेख है किनशिप फैमिली मैरिज का प्रतीक करते हैं, इस तरीके से हमारे यहाँ समाजशास्त्रियों ने समझाया है। तो ये चूँकि ये दोनों ऐसे दिखा रखे हैं तो ये भातृक बहुपति विवाह का प्रतीक हैं। अगला, कौन सा विवाह स्वरूप एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह के स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व करता है?
तो सोरोरेट उसे कहते हैं। यानी कि कौन सा विवाह एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह करने की सही प्रतिनिधित्व करता है। एक लेवीरेट का कंसेप्ट होता है, उसमें आ जाता है देवर। भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। इरावती कर्वे ने स्वजन समूह कहा है। अगला प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि किस समाजशास्त्र के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? रेडक्लिफ ब्राउन ने ऐसा कहा है, व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है। राइट द पैसेज शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? तो वान गैनप ने किया, अर्नोल्ड वान गैनप ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पीछे। 100 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन संस्था का सर्वोत्तम वर्णन है? तो संस्था क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। मेरा लेक्चर देखिए, जब आप सही दे पाएंगे। नैतिक वैतिक कुछ नहीं, यहाँ कानून होंगे। कार्यविधि का सुस्थापित रूप में शर्तें। समाज द्वारा संगठन, समाज द्वारा स्थापित मूल्य कुछ नहीं, कार्यविधि का सुस्थापित रूप से रूप और शर्तें यानी कानून। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन पर कंप्लीट बात की है। बहुत से क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और फैला दीजिए खूब ज़्यादा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। मैं जल्दी ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने क्लास लेकर आऊँगा। जो लोग इच्छुक हैं वो 70541612 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सफलता मेरे द्वारा सुनिश्चित कराने में मेरी कम से कम थोड़ी सहायता आप लोगों को मिल जाएगी। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल रहे हैं जो पिछले सालों के प्रश्न पेपर में आए हैं, तो उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, कोई दबाव नहीं है। अदरवाइज हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।